हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 20 मार्च 2022 और स्वागत है आपका द संडे साइंस एडिशन में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, अभी समझ में आया क्या हो रहा है? बस एक दो सेकंड में समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा था, और ऑर्बिट का पढ़ने का पर्पस ही यही था कि ये जो सैटेलाइट्स हम इन ऑर्बिट्स में इन लॉन्च व्हीकल की मदद से ऊपर ले जाते हैं, आखिरकार इनका ऑर्बिट के साथ क्या रिलेशन है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है चैप्टर का, वो हम यही पढ़ रहे हैं कि आखिरकार ये जो रॉकेट, ये जो लॉन्च व्हीकल ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर उसके पहले ये जो लॉन्च व्हीकल है इसके बारे में हम पढ़ें उससे पहले हम कुछ चीज यहाँ पर ध्यान देते हैं। हमें कुछ जलती हुई चीज दिख रही है, बहुत तेजी से धुआं उठा और ये ऊपर की तरफ चला गया। ये मैकेनिज्म है क्या आखिर, है ना? तब तो हम समझेंगे। मान लो एक बार ये मैकेनिज्म पढ़ लिया कि ये किसी भी चीज को ऊपर ले जाता है, तो हम समझेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये फिर लॉन्च व्हीकल को भी ऐसे ऊपर ले जाएगा। मतलब कि हमने आज जो चैप्टर पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, और इसके साथ ही साथ हम एक सिस्टम ऑफ प्रोपेलेंट्स पढ़ेंगे। प्रोपेलेंट्स मतलब क्या? कौन इसको धक्का दे रहा है, ठीक है? जैसा कि हम लोग अपने यूजुअल लाइफ में आप लोग देखते होंगे कि हम लोग कार ड्राइव करते हैं, स्कूटी ड्राइव करते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं, तो इन सब जगह पर एक फ्यूल की जरूरत होती है ना, तभी तो ये इंजन इन लोग का चलता है। तो समझो कि अब उस इंजन में एक्चुअल में देखो होता क्या है। मान लो कि ये एक इंजन है, ठीक, और इंजन में एक पिस्टन अटैच होता है। ये पिस्टन जो होता है ये ऊपर नीचे मूव करता है, ठीक। जैसे ही ये ऊपर नीचे मूव करता है तो इसके इस मोशन से एक गियर कनेक्ट होता है। इसका गियर जो है इसके ऊपर नीचे करने से ना ये रोटेशन में आता है, और इस रोटेशन से कनेक्टेड होता है हमारे व्हील का शाफ्ट। तो जब ये पिस्टन ऊपर नीचे होगा ये नाचेगा, उसके वजह से हमारा पहिया भी नाचता है। अब मैंने तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया इस चीज को, और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसके अंदर, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। इसमें होता यूं है ना कि ये पिस्टन ऊपर नीचे क्यों करेगा। एक्चुअल में यहां पर ना एक फ्यूल का ड्रॉप गिरता है। इस फ्यूल के ड्रॉप से इसमें एक इग्नाइटिंग फैक्टर होता है। इग्नाइटिंग मतलब जैसे मान लो इसके अंदर कोई बैठा हो, और जैसे ही एक ड्रॉप फ्यूल का है, इसने माचिस जला के उसमें उस फ्यूल में आग लगा दी हो, तो जैसे ही इसमें आग लगेगी, पूरा का पूरा जो ये फ्यूल अंदर आया था वो एक्सप्लोड करेगा। पूरा एक्सप्लोजन होता है इसके अंदर। उस एक्सप्लोजन के फोर्स के कारण ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर दूसरा ऐसे एक्सप्लोजन होता है, तो फिर दूसरा वाला पिस्टन ऊपर जाता है और ये अंदर चला आता है। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअसली ये मोशन में बना लेते हैं। ये तो बहुत ही सिंप्लीफाई मैंने बताया, बहुत कॉम्प्लेक्स होता होगा मुझे पता है, लेकिन ठीक है, इतना समझने के लिए बहुत है। तो समझो ये तो इंजन का खेल है, एक तो फ्यूल का खेल है, और इसमें जो इग्नाइटिंग फैक्टर कि ये जो इसको आग लगा दे रहा है बार बार, उसके एक्सप्लोजन का भी फैक्टर है। ये एक्सप्लोजन से हमने इतना समझा है कि ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है, ये किसी भी चीज को ऐसे ऊपर धक्का दे सके, है ना। तो आप समझो कि रॉकेट में भी तो कुछ ऐसा ही साइंस लगेगा। मतलब कि वहां पर रॉकेट को हम जमीन पे कार जैसे दौड़ाना नहीं है, बल्कि ना ही हमें पहिया घुमाना है, बल्कि हमें क्या करना है, उस पूरे रॉकेट को ही ऊपर धक्का देना है। तो जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता नहीं है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम किसी भी जगह पर अगर उल्टा दबाव या प्रेशर या फोर्स लगाते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर भी उतना ही फोर्स लगता है। जैसे कि आप दो इंसान हैं ए और बी, अगर ए बी को धक्का देगा और अगर दोनों का मान लो मास सेम है, ठीक है, तो बी को धक्का देगा, तो ऐसा नहीं है कि जब ए बी को धक्का दे रहा था तो उसमें ए अपने आप अपने वाली पोजीशन से पीछे ना हटा हो, ऐसा जरूर से होगा। और भी सिंपल सा एग्जांपल, आप कार की सीट पे बैठे होते हो, जब भी कार आगे बढ़ती है तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। क्यों? एक्शन हुआ आगे की तरफ और आपका रिएक्शन आया पीछे शिफ्ट होके। तो आप देखोगे हमेशा न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे साथ चलता ही रहता है। जमीन पर भी हम कदमों से चलते हैं, तो कदम से हम जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं और जमीन हमें आगे की तरफ धक्का देती है, जिसकी वजह से जमीन तो पीछे खिसकाने की औकात हमारी है नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि जमीन से जो धक्का हमें मिलता है ना, उसी से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ नियम है न्यूटन के थर्ड लॉ के। समझो ऐसे ही न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पर भी लगता है, जिसके अंदर हम लोग प्रोपेलेंट सिस्टम पढ़ेंगे, और हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे कि आखिरकार फ्यूल्स के कितने टाइप्स होते हैं, कहां कहां पर हम इनको यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें हम आज करते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ने से पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है 2022 के लिए ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी अपने रिवीजन को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या वीक एरियाज उनके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी भी मिसिंग हैं, या फिर वो अपना प्रैक्टिस और रेगुलर बेसिस पर करना चाहते हैं, उन सभी के लिए क्रैश कोर्स डिज़ाइन है जहाँ पर हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू करंट अफेयर्स और स्टैटिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। सीसैट का भी कंप्लीट मॉड्यूल है इसमें, आपके रेगुलर डाउट सेशंस और रेगुलर हर लेक्चर के बाद प्रैक्टिस के अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा में वीकेंड डाउट सेशंस भी मिलते हैं लाइव, जिसमें आप टीचर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करके उन सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है कि रिवीजन तो सही चल रहा है, अब आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, उन सभी सिचुएशंस में आपको सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और सीसैट के ये पूरा मॉड्यूल मिल जाएगा। तो आपके पास रहेगा खूब सारा प्रैक्टिस करने का मौका, जितनी गलतियां करनी है वो यहाँ पर आप करके उन सभी गलतियों को सुधार सकते हो। अगर आपका वीक एरिया है सीसैट, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये एक यूसीईपी बैच है, यूपीएससी सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सीसैट का इसमें स्पेशल सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं इसमें, और हर चैप्टर के बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता है। उस प्रैक्टिस सेट के अलावा भी इसमें 4 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। तो आप जो भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट हैं इन तीनों ही कोर्सेज में से जो भी आपके लिए है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये देखो टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रोपल्सन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग रॉकेट प्रोपेलेंट पढ़ेंगे, और इसके बाद जितने भी प्रोपल्सन सिस्टम होते हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या फिर इन दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड के अंदर, इसके अलावा कुछ इंजन टेक्निक्स जैसे कि रैमजेट, स्क्रैमजेट, क्रायोजेनिक, और इसरो ने भी हाल फिलहाल में एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी प्रोपेलेंट बनाने की कोशिश की है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्यूल्स के टाइप्स को। फ्यूल जो एक पर्पस, जिस पर्पस से हम इसको यूज करते हैं, हमने क्या समझा कि ये बेसिक पर्पस इसका क्या है, मोमेंटम को एक्सचेंज करना, एक जगह से प्रेशर क्रिएट करना जिससे कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ धक्का लग के आगे बढ़ सके। तो आप ये समझो कि जिस हिसाब से मान लो ये एक रॉकेट सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ये रॉकेट सिस्टम के ऊपर ये जो फ्यूल है ना, ये फ्यूल जब धक्का देती है इधर नीचे की तरफ बहुत तेज फोर्स लगाती है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन कहां देखने को मिलेगा, इस रॉकेट के ऊपर, जो कि ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, है ना। तो समझो यही होता है। अब यहां पर जो प्रोपेलेंट का क्या मतलब है, यहां पर जो इसको धक्का देते हैं, प्रोपेलेंट को आप एक तरीके से समझ सकते हो कि पूरा एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम लोग फ्यूल भरते हैं, जिसके अंदर हम लोग इग्नाइटिंग चैम्बर रखते हैं जहां पर कंबशन होता है। अब इन सबको क्या मैं बोल रहा हूँ, इग्नाइटिंग चैम्बर मतलब जहां पर वो माचिस लगाने वाली बात मैं कर रहा था ना, कहां पर इसको कौन बैठ के माचिस लगाता है, एक्चुअल में कोई बैठा नहीं होता है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं यहाँ पर। और दूसरी बात कंबशन मतलब इन फ्यूल्स का जलना। इस पूरे चैम्बर को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोपेलेंट का नाम देते हैं। पूरा सिस्टम जो है ये प्रोपेलेंट है। प्रोपेलेंट क्यों, क्योंकि ये रॉकेट को प्रोपेल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, धक्का दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब यहां पर यूजुअली क्या होता है, देखो हमें एक चीज और बेसिक समझनी पड़ेगी, और आप सबको ये बात पता भी होगा कि अगर हमें कोई भी चीज जलानी है, ठीक है, मान लो कोई आग है, आग ही जलाना है, तो हम कभी ये आग वैक्यूम में नहीं जला सकते। क्यों, क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक, और ये ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, ये ऑक्सीजन मान लो एटमॉस्फेयर से मिल सकता है, या फिर हम लोग यहीं पर इसके साथ ऑक्सीजन भी अटैच कर देंगे। जैसे ही फ्यूल बर्न होगा तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी हमें देनी पड़ेगी, नहीं तो फ्यूल बर्न कैसे होगा। आप सोचो कि अगर एक क्लोज्ड कंटेनर है, आप एक टीन का डिब्बा ले लो, इस टीन के डिब्बे में बहुत सारा माचिस की तीलियों वाला राख रख दो, ठीक, इसके अंदर एक माचिस लगा के आप इस टीन को ढक्कन इतना तेजी से बंद कर दो कि फिर यहां पर कुछ भी हो ना सके, मतलब यहां पर कोई भी हवा अंदर ना सके, तो क्या पूरा का पूरा माचिस जलेगा, नहीं जलेगा। आप देखोगे एक तो सबसे पहले ये डब्बा बिल्कुल पिचक जाएगा। क्यों पिचक जाएगा पता है आपको, क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन था वो तो जलने में यूज हो गया। अब यहां पर क्रिएट होगा प्रेशर, वैक्यूम क्रिएट होगा, तो सब ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको धक्का दे देगा कि चलो तुम अंदर चलो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है कि नहीं, हमारे और आपके ऊपर भी लगता है, बहुत बड़ा प्रेशर है भाई। ये एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से भी ज्यादा प्रेशर हमारे दिमाग के ऊपर, मतलब सिर के ऊपर लगता है, हमारे कंधों पर लगता है, लेकिन वो हम फील नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि बचपन से ही हमारी आदत होती है। और दूसरी बात ये भी कि जितना प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगाता है, इन टर्न हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशंस होते हैं ना, वो भी इन टर्न उतना ही प्रेशर बाहर की तरफ लगाता है, तो वो बैलेंस हो जाता है, हम नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकते हैं। इसीलिए तो जब पहाड़ों पर जाओगे तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये तो कम हो जाएगा,
लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर तो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को धक्का देने में बिलीव रखता है, तो वो तो अपनी लड़ाई जारी रखेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि नोज के अंदर से ब्लड आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारा काफी बढ़ जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको कंपेंसेट करने के लिए उतना बराबर नहीं होता। अरे हमने पढ़ा है ना भाई ज्योग्राफी में कि हम जैसे ही ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, एल्टीट्यूड को बढ़ाते जाएंगे, तो प्रेशर कम होगा, है ना। तो ये सारी बातें, यही एग्जाम्पल मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था। फिलहाल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है या फिर एटलीस्ट एयर की जरूरत होती है, ठीक है। और एयर के अंदर ऑक्सीजन है, इसीलिए ये उससे भी जल सकता है। तो नॉर्मली अब यहां पर सोचो कि एक चैम्बर के अंदर अगर हमको इतना भयानक आग लगाना है, इतना भयानक एक्सप्लोजन करना है, तो फिर ये आग कहां लगेगी? यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है ना, तो इसीलिए एक ऑक्सीडाइजर लगाते हैं। ऑक्सीडाइजर का क्या मतलब है? जहां पर एक ऐसा चैम्बर हो, एक ऐसा कंटेनर हो जिसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन के हैवी मात्रा, बहुत भारी मात्रा इसके अंदर भर के हाई प्रेशर के फॉर्म में, जैसे कि हम लोग जब अपने घरों में सीएनजी यूज करते हैं ना, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का क्या मतलब है? होता तो गैस है, लेकिन उसको हम इतना ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं कि वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। तो समझ लो ऐसा ही कुछ एक सिलेंडर टाइप का ही यहाँ पर ऑक्सीडाइजर लगाते हैं, जो कि हाई प्रेशर चेंबर जैसा होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन खूब सारा भर देते हैं। अब क्या होता है कि जब भी यहां पर हमको इस फ्यूल को जलाना होगा, तो इसके साथ साथ ऑक्सीडाइजर को भी ले आना पड़ेगा। दोनों जलते हैं, और फिर क्या होगा कि इसका कुछ ऐसा शेप हम बना देते हैं यहां पर कि जब भी ये जलेगा तो इसका केवल एक ही ओपनिंग होगा, जो कि सिंपली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पर अप्लाई होगा। जब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो इन टर्न इसको ऊपर की तरफ भी फोर्स लगेगा, और ऊपर तो कोई रोकने वाला है नहीं, ऊपर अपना खुला आसमान है, तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। कुछ टाइप्स के बारे में पढ़े फ्यूल के, तो देखो दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अलग अलग फॉर्म में हमने देखा यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस जैसा प्रोपेलेंट हम यूज करेंगे, मतलब कि सॉलिड प्रोपेलेंट है तो सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड प्रोपेलेंट है लिक्विड फ्यूल है। मतलब प्रोपेलेंट मतलब क्या है? जो इसको धक्का दे आगे बढ़ने के लिए वो प्रोपेलेंट होगा। प्रोपेलेंट मतलब बेसिकली हम फ्यूल की ही बात कर सकते हैं। यहां पर हम इनके बारे में और भी डिस्कस करेंगे तब जब हम प्रोपल्शन सिस्टम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्रोपल्शन सिस्टम में अगर सॉलिड प्रोपल्शन होगा तो उसमें सॉलिड फ्यूल यूज होगा, लिक्विड प्रोपल्शन होगा तो उसमें लिक्विड फ्यूल यूज होगा। तो इस तरीके से हम लोग टाइप्स ऑफ फ्यूल्स को भी साथ के साथ ही पढ़ते हुए चलेंगे। रॉकेट प्रोपेलेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, मतलब कि कौन सा फ्यूल कैसे यूज होता है। नॉर्मली अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो, तो मानो ये पूरा का पूरा जो है वो प्रोपल्शन चैम्बर है। इस प्रोपल्शन चैम्बर के अंदर एक सिलेंडर भरा हुआ है पूरा का पूरा फ्यूल से, ठीक, यही फ्यूल है। लेकिन केवल इस फ्यूल के होने से ये रॉकेट आगे की तरफ प्रोपेल नहीं होगा। आप देखोगे कि जो पूरा का पूरा रॉकेट का स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना, उसमें इतना हिस्सा जो है ना वो पूरा का पूरा केवल उसको प्रोपल्शन में चला जाता है। जो ऊपर थोड़ा सा ये स्पेस बचता है, यहां पर हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं, हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो ये जो थोड़ा सा स्पेस बन रहा है ना, इसी में अपना सैटेलाइट वगैरह रखते हैं, और इसी के अंदर बस इतना ही स्पेस सैटेलाइट रखने के लिए होता है। बाकी समझो जितना अभी बड़ा सा ऐसा सिलिंड्रिकल शेप में हम देखते हैं ना, वो सब उसके प्रोपल्शन सिस्टम की मैकेनिज्म उसके अंदर होती है, बस इसलिए कि वो उसको इतना थ्रस्ट मिल सके। थ्रस्ट मतलब इतना ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग सके कि वो ऊपर चला जाए, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये रहा फ्यूल और ये रहा ऑक्सीडाइजर, दोनों की पाइप से कनेक्शन होती है। यहां पर कुछ पंप मोटर्स लगे होते हैं, वॉल्व टाइप के होते हैं, जो कि इसको बंद और खोलने में काम आते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। ये दोनों बड़े ही सावधानी से यहां पर आते हैं, मिलते हैं, और यहीं पर होता है इग्निशन चैम्बर। इसको यहीं पर इग्नाइट किया जाता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये फ्यूल बहुत तेजी से जलता है, कंबशन होता है। और इस नोजल की सहायता से, इस नोजल का शेप ऐसा होता है ना कि ये जो थ्रस्ट है वो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, और इसके जस्ट ऑपोजिट फिर हमारा रॉकेट इधर की तरफ बढ़ेगा। तो ये रॉकेट प्रोपेलेंट है। थोड़ा सा और डिटेल में भी हम आगे भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो हम बेसिकली प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर सॉलिड प्रोपल्शन में सॉलिड फ्यूल, लिक्विड प्रोपल्शन में लिक्विड फ्यूल, हाइब्रिड प्रोपल्शन में सॉलिड और लिक्विड दोनों फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। रैमजेट, स्क्रैमजेट और क्रायोजेनिक, इन सभी इंजन के बारे में हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सॉलिड प्रोपल्शन। सॉलिड प्रोपल्शन में देखो सॉलिड फ्यूल यूज होता है, और इस सॉलिड फ्यूल में मोर और लेस एल्यूमिनियम पाउडर होता है। अब देखो क्या है कि एल्यूमिनियम पाउडर तो ऐसा कुछ है, अगर हम इसको जलाएंगे, पहले क्या किया जाता है कि एक सिलेंड्रिकल शेप का एक ऐसा कंटेनर लिया जाता है।
इस कंटेनर में हम लोग इस एल्यूमिनियम पाउडर को ऑक्सीडाइजर के साथ मिक्स कर देते हैं। मतलब यहाँ पर कोई ऑक्सीडाइजर के लिए अलग से चैम्बर नहीं बना है, बल्कि इसी एल्यूमिनियम पाउडर के अंदर हम लोग ऑक्सीजन के कुछ पार्टिकल्स मिक्स करते हैं, इसको ग्लू कर देते हैं, कुछ तरीके से एकदम सॉलिड बना देते हैं इसको, ठीक है। और इस पूरे सिलेंडर में इसको भर देते हैं, लेकिन सिलेंडर के बिल्कुल बीचों बीच ना एक होल होगा। ये पूरा एक ऐसा ही कॉन्डुइट, एक ऐसा ही पाइप लाइक स्ट्रक्चर खाली होगा, क्योंकि जब ये जलता है ना तो पहले इधर वाला चीज जलेगा, पूरा ये वाला पूरा जल जाएगा इधर से और इधर से, फिर धीरे धीरे ये मूव करेगा इधर डायरेक्शन में, बीच में आएगा, फिर अंत में इधर, मतलब कि इस डायरेक्शन में ये जलता हुआ खत्म होगा। अब यहाँ पर सॉलिड प्रोपल्शन देखो कैसे, एक बार ये वाली वीडियो देखो। एक्चुअल में ये एक प्रोटोटाइप है, केवल ये एक्चुअल रॉकेट प्रोपल्शन को केवल समझने की कोशिश की गई है इसके थ्रू। यहाँ पर देखो जैसे कि ये रॉकेट प्रोपल्शन हुआ, अब कैसे बीच से ये घूम गया। अब ये एक्चुअल में थोड़ा सा स्लोड मूवमेंट में था, फिर से देखते हैं। ये देखो क्या है कि प्रोपल्शन समर, इसके अंदर एक हम लोग को नोजल जैसा दिख रहा है क्या, यहीं पर इग्नाइटिंग मटेरियल और ये सारी चीजें देखो इलेक्ट्रिक यहाँ पर स्पार्क क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर भरा हुआ है फ्यूल ऑक्सीडाइजर, सब एक साथ मिक्स है, बाइंडेड है, और इसको एक सिलेंड्रिकल शेप में बंद कर दिया गया है। जैसे ही इसमें इग्निशन होगा ये फटाक से जल जाएगा, और इस तरीके से पूरा का पूरा थ्रस्ट हमको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई क्या, यही है हमारा ये सॉलिड प्रोपल्शन। सॉलिड प्रोपल्शन में मतलब हमने क्या किया, क्या क्या समझा हमने, एक तो एल्यूमिनियम पाउडर था, उसके साथ ही हमने ऑक्सीडाइजर भी मिला दिया। उसके बाद यहाँ पर अब जैसे क्या है कि अगर हम इसको ऊपर से देखें, ठीक, तो ऊपर से देखने पर जरूरी नहीं है कि हर बार इसका जो सेंटर है वो सेंटर ही खाली हो, केवल अलग अलग शेप होते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए। बहुत बार क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो मतलब क्या है कि इसका अलग अलग पर्पस है, ठीक है, कि वो किस तरीके से इनको फ्यूल जलाना होता है उसका अलग पर्पस है, कि हर की स्पीड कितनी वेरी करनी है, उन सब के हिसाब से इसमें जो छेद किया जा रहा है ना बीच में, उसका शेप अलग अलग हो सकता है। लेकिन उतने डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा हमें केवल इतना समझना था कि सॉलिड प्रोपल्शन एक्चुअल में कैसे काम करता है। इतनी बात समझ ली आपने। अब देखो क्या है कि यहाँ पर जैसे ये मॉडल सॉलिड रॉकेट का इंजन यहाँ पर जैसे दिखाया गया है, सिंपल सी यहाँ पर बस एक ये वाला जो इंजन देख रहे हो ना, यहाँ पर ये प्रोपल्शन मैकेनिज्म लगा हुआ है, यहाँ पर सॉलिड फ्यूल ग्रीन कलर का भरा हुआ है, और इसके अंदर आप देखोगे कि बीच में एक छेद है, और यहाँ पर कुछ करना नहीं है, बस अब यहीं से ऐसे ऐसे नोजल से ये बाहर आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, बिल्कुल ही कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस एक बार इसमें इग्निशन दोगे और रॉकेट आगे भागेगा, एकदम सिंपल सा सबसे बेसिक मॉडल है ये, किसका, हमारे सॉलिड प्रोपल्शन का, ठीक है। यूजुअली जो हम ये सिलेंड्रिकल केसिंग देखते हैं ये स्टील का बना होता है, ठीक है, और इस स्टील के चैम्बर काफी मोटा इसका वॉल होता है, क्योंकि अब इतना तेजी से यहाँ पर सोच लो एक्सप्लोजन हो रहा होगा, इस एलिमेंट को जलाना भी है, पूरा अंदर का जो सॉलिड फ्यूल है, तो उसके लिए तो कुछ सॉलिड मटेरियल चाहिए, तो हम यूजुअली स्टील का यूज करते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर सॉलिड कंपोनेंट फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों को मिला के इसके बीच में एक छेद देते हैं, और फिर यहाँ पर बाकी चारों तरफ यहाँ पर हम लोग पूरे में फ्यूल भर देंगे, ठीक, यहाँ पूरे में फ्यूल भर दिया हमने। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको बिल्कुल नीचे से रॉकेट प्रोपेल करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर ये एक ऐसा शेप दे देंगे जिससे कि फोर्स सीधे इस नीचे के डायरेक्शन में इसके जलने पर आए, और रॉकेट हमारा जो भी है ऊपर से वो ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर जाए। सिंपल सा था, बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसकी कमियां क्या है, एक बार हमने चिंगारी लगा दी तो फिर तो आग भी जलेगी, धुआं भी उठेगा, और इसको कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आया, मतलब कि एक बार हमने इसमें इग्निशन कर दिया, फिर तो भैया जब तक फ्यूल है तब तक ये जलेगा, बीच में हम ना इसको रोक सकते हैं और ना ही इसको काट सकते हैं। तो जब तक पूरा फ्यूल जल नहीं जाता है तब तक इसको हम रोक नहीं पाएंगे, मतलब कि ये तभी तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं जब तक हमने इसको इग्नाइट नहीं किया है। एक बार इग्नाइट कर दिया तब तो पूरा विस्फोट होके ही रहेगा, मतलब कि पूरा का पूरा प्रोपेलेंट यूज होके ही रहेगा, बीच में हम रोक ही नहीं सकते, तो पूरा एग्जॉस्ट होने के बाद ही रुकेगा। फिर तो ये सबसे बड़ी कमी है। अगर हम मान लो इसको चाहे कि हाँ बीच में थोड़ा सा जल जाए, उसके बाद हम इसको रोक दें, फिर दोबारा जब हमें जरूरत पड़े तो फिर से हम प्रोपल्शन ले लें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम यहाँ पर। तो ये जो प्रोपेलेंट्स होते हैं, सॉलिड प्रोपेलेंट्स, ये सिंपली इस बेसिस पर होते हैं कि हमें शुरुआती तौर पर इसको एक थ्रस्ट प्रोवाइड करना है, और इस थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सिस्टम्स यूज करेंगे, ठीक है। ये तो सबसे बेसिक सा सिस्टम है।
अब यहाँ पर दूसरा फॉर्म देखो लिक्विड प्रोपल्शन का। लिक्विड प्रोपल्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, फ्यूल, एक तरफ तो फ्यूल था और दूसरी तरफ ऑक्सीडाइजर था। दोनों को हमने जैसे आटा और पानी, मतलब गेहूं का आटा और पानी मिला के उसको बिल्कुल अच्छे से मढ़ देते हैं, सान देते हैं इसको, तो वैसे ही सान दिया जाता है उनको, एल्यूमिनियम पाउडर को और ऑक्सीडाइजर को, वो सॉलिड प्रोपल्शन होगा। लेकिन यहाँ पर लिक्विड प्रोपल्शन में क्या होगा कि हमें फ्यूल का टैंक अलग रखना पड़ेगा और ऑक्सीडाइजर का टैंक अलग रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो फ्यूल होता है ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स यूज होते हैं, या फिर ऐसे कुछ हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन वगैरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिसाइल होगा ना हमारा, या फिर जो हमारा इस पूरा सैटेलाइट वाला सिस्टम है, जो हमारा लॉन्च व्हीकल बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसमें क्या होता है, जैसे कि हम अभी शुरुआत वाली इमेज में डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ पंप्स लगे होते हैं, वॉल्व लगा होता है। बहुत ही संभल के हमको इसको एकदम लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीडाइजर और लिमिटेड अमाउंट में फ्यूल टैंक को इनपुट देना होता है। यहीं पर इसको माचिस लगाया जाता है और फिर ये प्रोपेल करके ये पूरा बाहर की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर देखो एक बढ़िया बात ये हो गई ना कि अगर हमने इन पंप्स वाले वॉल्व को बंद कर दिया तो हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जब मर्जी आएगा तब इनको चलाएंगे, जब मर्जी आएगा हम इनको रोक देंगे। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं, मतलब इसमें फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है पता है, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजर और एकदम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल टैंक से इसको यहाँ पर सप्लाई मिलनी चाहिए। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो समझ लो ये पूरा का पूरा ब्लास्ट कर जाएगा, और बहुत केसेस देखने में भी आए हैं। लिक्विड प्रोपल्शन अपने आप में काफी डेंजरस है, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर ये वाला सही मात्रा नहीं हुआ ना तो एक्सप्लोड कर जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको बनाने में, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है ये हमारे लिए। लेकिन फिर भी इसका जो पूरा मैकेनिज्म है ये इस तरीके से कंट्रोल्ड है कि हम इसको अपने हिसाब से वॉल्व की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें लगता है चलो ठीक है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक इम्पल्स की बात करते हैं तो लिक्विड फ्यूल गिव्स हाई स्पेसिफिक इम्पल्स एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल तो एक बार जल के खत्म, लेकिन लिक्विड फ्यूल बार बार भी जल सकते हैं, मतलब जब तक यहाँ पर फ्यूल है तभी तक जलेंगे, लेकिन हाँ इनको रोक रोक के भी जला सकते हैं। और यहाँ पर जो इम्पल्स की बात होती है तो वो थोड़ा ज्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल दोनों ही यूज कर लेते हैं। लिक्विड प्रोपेलेंट में होगा क्या कि फ्यूल और ऑक्सीडाइजर अलग अलग सेपरेट टैंक्स में होते हैं। इनको पाइप और चैम्बर्स और वॉल्व्स के सहायता से इनको यहाँ पर भेजते हैं। ये कंबशन चैम्बर में आते हैं, कंबशन चैम्बर में इग्निशन होता है और ये थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, प्रोपेलेंट काम करता है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये पूरा का पूरा मिसाइल जो है ये ऊपर आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि ये प्रोपेलेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंजन को फिर हम उसके हिसाब से थ्रॉटल करेंगे, स्टॉप कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है। तो ये लिक्विड और सॉलिड प्रोपेलेंट्स हमने देखे। यहाँ पर वापस से उन डिफरेंसेस को एक बार समराइज किया गया है कि ये लिक्विड प्रोपेलेंट है या सॉलिड प्रोपेलेंट है। देखो लिक्विड प्रोपेलेंट में दो चैम्बर्स हैं, ये वाला लिक्विड फ्यूल का है, ये वाला ऑक्सीडाइजर का है। लेकिन यहाँ पर सॉलिड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर एक साथ मिले हुए हैं, बीच में एक सिलेंड्रिकल शेप है। यहाँ पर अपना हम लोग सेटेलाइट माउंट कर देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, और फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर वॉल्व हैं, पंप्स हैं जो कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, एक बार जला दिया तो जला दिया, अब ये ऊपर ही जाके खत्म होगा। फिर यहाँ पर देखोगे ये दोनों के दोनों, अच्छा जो सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम हमने पढ़ा ना, ये लोग नॉन एयर ब्रीदिंग इंजन हैं। मतलब ये लोग हवा को वहां से, मतलब बाहर से कोई भी हवा को, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, वैसे ये लोग सांस लेने वाला काम नहीं करते। इसीलिए तो हमें इनको ऑक्सीजन का थैला अलग से पकड़ाना पड़ता है ना। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। ये लोग नॉन एयर ब्रीदिंग इंजन होते हैं, ठीक है। तो कभी भी यूपीएससी अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है कि सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपेलेंट मैकेनिज्म इज कवर्ड अंडर नॉन एयर ब्रीदिंग इंजन, तो ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट रहेगा तो डेफिनेटली आप उसको सही करके आओगे, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट्स की। और इसमें देखो बेसिकली जो भी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ही लिया है कि सॉलिड में एक केसिंग की जरूरत होती है, इसको बीच में स्टॉप नहीं कर सकते हैं। बहुत ही जो कन्वेंशनल सॉलिड प्रोपेलेंट्स होते हैं वो अपने लिक्विड काउंटर पार्ट से थोड़ा कम ही थ्रस्ट प्रोवाइड कर पाते हैं, जबकि लिक्विड प्रोपेलेंट जो है वो हैंडल करने में तो डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन जिस हिसाब से वो काम करती है और जिस हिसाब से वो हमें अलाउ करती है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हम इस रिस्क को लेने के लिए भी तैयार हैं। और अगर प्रिसीशन के साथ लिक्विड प्रोपेलेंट्स को यूज किया गया तो ये ज्यादा थ्रस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए भी इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। क्या होता है कि आपने बहुत सारे ऐसे रॉकेट्स, अभी नेक्स्ट लेक्चर में ही हम जब
लॉन्च व्हीकल्स को डिस्कस करेंगे तो आप एक ऐसा स्ट्रक्चर देखते होगे। ये हमारा रॉकेट या फिर ये हमारा लॉन्चर जो भी है ये होता है, इसके साइड साइड में आप देखोगे छोटे छोटे मिसाइल्स लगे होते हैं। देखा है क्या आपने? जैसे हमारे जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है या फिर जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो GSLV या फिर PSLV जो भी हैं हमारे, इन सब जगहों पर आप देखोगे ना कि ऐसे अलग से जो मिसाइल्स नुमा ऐसे चीजें लगी होती है ना, यही वो चीज होती है जो कि सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट वाले हिसाब किताब बनाते हैं। अब देखो क्या होता है यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट। तो सॉलिड का क्या मतलब है? अरे ऊपर शुरुआती तौर पर थ्रस्ट प्रोवाइड करने की बात होती है, तो थ्रस्ट तो सॉलिड वाला भी लगा देगा, क्योंकि इसके बाद की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए कुछ और चीज की जरूरत होती है, जिसको अभी हम आगे अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर PSLV और इन सब जगहों पर हम इन सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट्स का आसानी से यूज करते हैं, दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, इसीलिए ये हाइब्रिड प्रोपल्शन आता है। हाइब्रिड प्रोपल्शन में दो अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज जो होता है वो सॉलिड प्रोपल्शन का होता है, दूसरा स्टेज लिक्विड प्रोपल्शन का होता है। इसमें दोनों के एडवांटेजेस को यहाँ पर रख लिया गया है और डिसएडवांटेजेस को अवॉइड करने की कोशिश की गई है। इसमें ऐसा है कि एक बार हम चाहें तो इसको थोड़ा बंद भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं, और इवन जो यहाँ पर सॉलिड फ्यूल जो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिल रहा था, उसको भी हम लोग इजीली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब सॉरी पढ़ सकते हैं कह रहा हूँ, इसको भी हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग हाइब्रिड प्रोपल्शन बोलेंगे, सिंपल सा है। अब हमारा इंजन बेस्ड पर कुछ हम चीज देखेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि आप अगर एरोप्लेन में सफर कर चुके होंगे तो यूजुअली आप देखते हो कि जो एक तो एरोप्लेन ऐसा होता है, और यहां पर आप देखोगे कि एक तो हमारे पास ये विंग्स लगे होते हैं, ये आपने देखा होगा, और इन विंग्स के नीचे आपको ध्यान होगा कि एक बड़ा सा, अगर आप स्पाइस जेट से इन सब से अगर कुछ भी ऐसा करते हो तो यहां पर इधर भी और सिमिलर स्ट्रक्चर में उधर भी ऐसा एक ऐसा नुमा कुछ स्ट्रक्चर बना होता है। देखते हो क्या? आप समझो कि उसके अंदर ना कुछ ऐसा कुछ फिक्स होता है। हालांकि ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, वहां पर टर्बोजेट इंजन फिक्स होते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? रामजेट वाले इंजन से ही हुई थी। अब इनका कॉन्सेप्ट देखो क्या है ना, ये ऐसा बात करते हैं कि अभी तक हम अगर ऑक्सीडाइजर को साथ में भेजेंगे तो इतना ज्यादा वेट तो हमारे ऑक्सीडाइजर का ही हो जाएगा। अगर ऐसा कोई मैकेनिज्म मिल सके कि देखो पूरे वातावरण में हवा तो प्रेजेंट है ही है ना भाई, तो हम अलग से क्यों उसको भेज रहे हैं? हम ऐसा कुछ जुगाड़ लाते हैं ना कि जिसके बेसिस पर ये जो एटमॉस्फेयर का हवा है वहीं से ये हवा ले ले, हम केवल इसमें फ्यूल भरेंगे और हवा से ये ऑक्सीडाइजर वाला काम कर लेगा, और फिर हम उसके बेसिस पर आराम से हम इसको यूज करेंगे, प्रोपल्शन मैकेनिज्म में यूज कर लेंगे, है ना, सिंपल सी बात। तो ये जब साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में ये बात खटकी ना, तो उन्होंने इस रामजेट इंजन का इन्वेंशन किया। तो जब ये इन्वेंट होके आया तो इसमें जैसे नॉर्मली हम इंजन को जब भी सुनते हैं तो हमको लगता है कि अरे वाह, उसमें तो मूविंग पार्ट्स होंगे, कोई मतलब पिस्टन्स लगे होंगे, ऊपर नीचे मूव करते होंगे ना, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जैसा ये स्ट्रक्चर देख रहा हूं ना कि एक स्टील नुमा कोई ऐसा बॉडी होगा इस शेप का, यहां पर इसके अलावा एक ऊपर से इसकी कवरिंग होगी। ठीक, अब यहां पर जैसे कि चैम्बर्स में अलग अलग नोजल्स बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ छेद इसके चारों तरफ बने होंगे, जो कि इसको अंदर की तरफ ले आएंगे और फिर यहां से फिर ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। सिंपल सा, बस इतना ही चीज है रामजेट इंजन में। अब लेकिन देखो इन्होंने दिमाग क्या लगाया, दिमाग इन्होंने ये लगाया कि देखो हमें ना एयर को कंप्रेस करके भेजना है, तो एयर को कंप्रेस कैसे कर सकते हैं? ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। हम क्या हवा से एयर को पकड़ पकड़ के पहले उसको कंप्रेस करेंगे तब भेजेंगे क्या वहां पर? तो लोगों ने बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करेंगे? इन्होंने बोला देखो बहुत ही सिंपल है, अगर हम लोग इस पूरे सिस्टम को इतने तेजी से आगे बढ़ाएं कि जितना भी हवा इतने एरिया पे टकराए वो एकदम यहां पर आके एकदम कंप्रेस हो जाए। ये आप इसका ऐसा स्ट्रक्चर बना दे रहे हो कि इतना दूर का एयर जो भी होगा वो धीरे से यहाँ पे पूरा कंप्रेस हो जाएगा, इधर भी जितना दूर का एयर होगा यहाँ पर एकदम कंप्रेस हो जाएगा, है ना, जब इसको बहुत तेजी से चलाएंगे तब। तो यूजुअली ये देखा गया कि अगर हम किसी भी ऐसे पार्ट को मान लो कि कुछ इतने स्पीड पर ले जाएं कि ये मान लो कितना 3 मैक पर चला दें इसको। मैक क्या होता है? मैक स्पीड होती है एक किसकी?
ऐसे जहाँ पर भी हम लोग मिसाइल्स की या फिर एरोप्लेन्स की, इन सब की स्पीड जो होती है ना वो मैक में डिसाइड करते हैं, जैसे कि जेट फाइटर्स होते हैं उन लोग में। तो ये 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, मैक एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है स्पीड अपॉन साउंड की स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ साउंड। अब समझो कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, आप बता सकते हो क्या? लगभग मुझे जहां तक समझ में आ रहा है 240 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली 240 मीटर पर सेकंड होती है। तो आप इसको लगभग अगर देखोगे तो आप जरा सा 240 यहां पर मीटर है पर सेकंड, मतलब क्या है कि अगर मैं इसको किलोमीटर में मतलब इसको अगर मान लो मिनट्स में चेंज करूं या फिर आर में चेंज करूं तो ये क्या आ जाएगा, कुछ कैलकुलेट कर सकते हो क्या? या फिर क्या हम देखते हैं कि इसको 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है ना? तो हम इसको क्या कर देते हैं, 18/5 से जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 5 4 20 और 5 8 48 इंटू 18, मतलब इसको रफली 20 कर लेते हैं तो लगभग 48 480 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। लगभग मैं आपको बता रहा हूं कि जो 1 मैक की स्पीड होती है वो क्या होगी, या तो 240 मीटर पर सेकंड की होगी या फिर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। अगर इतने स्पीड पर कुछ लगभग ये पहुंच जाता है तब रामजेट इंजन जो है वो बढ़िया से काम करेगा। और फिर क्या करेगा, जो भी इतना एयर रहेगा वो इस हवा को पहले तो कंप्रेस करेगा इतने से पार्ट में, ठीक है, और फिर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ इसका वापस से, फिर से कंप्रेशन हुआ, और ये इस शेप में जब यहाँ पर देख रहे हो इस हिसाब से होता है कि जब भी यहीं पर ना, जैसे ये येलो कलर की जो स्ट्रिप देख रहे थे, यहीं पर इन लोग को फ्यूल के साथ मिला दिया जाता है, 1-2 ड्रॉप फ्यूल डाल देंगे। अब इससे क्या होता है, देखो एक चीज आप और समझना इस चीज को, कि जब भी एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। ये भी हमने पढ़ा था कि हमने जब ओरोग्राफिक रेनफॉल वगैरह जब ज्योग्राफी में पढ़ा था तो हमने देखा था ना कि जब एयर ऊपर की तरफ मूव करता है तो एक्सपैंड करता है और इस एक्सपेंशन के साथ वो ठंडा हो जाता है ना। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे तो ऑपोजिट ही तो होगा ना। अगर हम लोग एयर को कंप्रेस करते हैं तो उस एयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब इस इंक्रीज्ड टेम्परेचर में क्या होता है, ये फ्यूल इंजेक्टर के 2-3 बूंद ये लोग गिरा देते हैं। अब एग्जैक्टली 2-3 बूंद नहीं होता है, मतलब वो अपने अमाउंट में इसको मिक्स करते हैं। ये मिक्सचर जो है ये फिर से थोड़ा सा ही एक्सपैंड हो पाता है कि फिर से यहीं पर इग्निशन लगा देते हैं और इस इग्नाइटर के चलते ये लोग तेजी से बाहर फेंक देते हैं, ठीक। अब सोचो कि नोजल से फिर ये खूब तेजी से बाहर निकलते हुए निकलेगा, ये भी सेम प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, फ्यूल इंजेक्टर लगाया गया केवल, बाकी जो ऑक्सीडाइजर था वो ऑक्सीडाइजर हवा में ले लिया गया, हवा से ले लिया गया। लेकिन अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम नहीं समझ में आई कि इसको हम शुरुआती तौर पे कैसे चलाएंगे। ये तो तब पॉसिबल है ना, इस इंजन को यूज करना तब पॉसिबल है जब हमारा जो भी सिस्टम है वो ऑलरेडी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा हो। तो शुरुआती मतलब कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हम इसको, अगर कोई भी हमारे पास ऐसा कंपोनेंट है जिसको हमें बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना है, तो पहले तो हम उसको 100 आदमी लगा के धक्का देंगे। धक्का देने के बाद इतनी स्पीड बना देंगे कि वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने लगे। जब वो इतना दौड़ने लगा ना, तब रामजेट इंजन हम स्टार्ट कर देंगे, तो फिर वो खतरनाक तरीके से प्रोपेल करेगा। मतलब सोचो कि कितना बढ़िया इंजन है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। बस ये कर क्या रहा है, सिंपल सी बात है कि ये सामने आने वाले हवा को कंप्रेस कर रहा है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट हो रही है और इस फ्यूल को वापस से हम बर्न कर रहे हैं, तो इसका जो प्रोपेलेंट धक्का लग रहा है वो और तेजी से इसकी स्पीड बढ़ा दे रहा है। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है तो चला वो 1400 प्रति घंटा की स्पीड कर दिया उसने, है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है। सिंपल सी बात थी, रामजेट इंजन का आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे समझाना चाह रहा हूं। जो प्रॉब्लम थी उसकी वो तो अभी भी बनी हुई है। मतलब कि हम किसी भी इंजन को 0 से लेके सुपरसोनिक स्पीड तक अगर हमें ले जाना है तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। शुरुआती में कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसकी होनी चाहिए जिसके बेसिस पर हम उसको वापस से फिर सुपरसोनिक स्पीड पे ले जाने की बात होगी, तो हम कर लेंगे। लेकिन इसको स्टार्टिंग में हम एक वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे पहले, तब जाके होगा। अभी जो मैं 100 लोगों को धक्का लगाने की बात कर रहा था वो सही नहीं था, आपने सही मान लिया क्या? अरे उसमें हम लोग सॉलिड प्रोपेलेंट यूज कर लेंगे ना, अभी तो पढ़ा है हमने। शुरुआत में सॉलिड प्रोपेलेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड प्रोपेलेंट को यूज करते हैं, इतनी स्पीड मेंटेन करते हैं। जब इतनी स्पीड मेंटेन हो जाए तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग रामजेट इंजन का यूज कर लेंगे, है ना। बढ़िया स्मार्ट दिमाग साइंटिस्ट लोगों का। तो बस उसी चीज को ये लोग
यहाँ पर यूज करते थे। ये अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो भी सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम था या फिर सॉलिड प्रोपेलेंट्स थे और लिक्विड प्रोपेलेंट्स थे, ये नॉन एयर ब्रीदिंग थे, है ना। अब ये रामजेट इंजन जो है ये एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है। अब ये एयर ब्रीथ करता है और उसके हिसाब से ये फिर थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट है तो उसको हम लोग, अगर वो एकदम रुका हुआ है, उसको भी हम लोग नहीं बना सकते। मतलब कि रामजेट इंजन के पास ये औकात ही नहीं है कि किसी भी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करा दे, है ना, कि वो एकदम बढ़िया खड़ी है और इस एयरक्राफ्ट को ये आराम से हवा में ले जाए, ये इसके बस की बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ के। और ये काम कब से करता है, और ये काम करता है लगभग मैक 3 के स्पीड से। आप ऐसा रफली समझ सकते हो कि जब अपने पास 3 गुना स्पीड हो लगभग, तो वहां से ये स्टार्ट होगा। रामजेट वर्क मोस्ट एफिशिएंटली एट सुपरसोनिक स्पीड्स। मतलब कि मैक 3 अगर है, मतलब कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तब ये एफिशिएंटली काम करता है। तो 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पहले लाओ तो सही, फिर तो हम रामजेट इंजन को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम चल रही थी। जो हम लोग अभी एरोप्लेन और इन सब में देखते हैं ना, वो टर्बोजेट इंजन लगाए होते हैं उन्होंने। टर्बोजेट इंजन क्या करता है, इस मैक 3 को रिड्यूस कर देता है। छोटे स्पीड पर भी हम टर्बोजेट इंजन को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे टर्बाइंस लगे होते हैं इसके अंदर। ये क्या करते हैं, एयर को बहुत तेजी से, यहां पर आप देखते होगे ना फैन लगा होता है, आप देखोगे। जैसे कि अगर मैं फ्रंट व्यू लूं प्लेन का, तो ये अगर प्लेन है और इसके ये विंग्स हैं, तो यहां से अगर आप खड़े होकर देखते थे तो यहीं पर बहुत सारे ऐसे फैन लगे होते हैं ना। समझ लो यही क्या करते हैं, हवा को आपस में सोखते हैं, खींचते हैं और तेजी से खींचते हैं। और फिर इसके अंदर और भी मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि इसको जबरदस्ती कंप्रेस करते हैं। यहाँ रामजेट इंजन में तो हमने कुछ किया ही नहीं था, ये तो अपने आप इतनी स्पीड से हम आगे बढ़ रहे थे कि ये अपने आप इतने दूर का एयर जो स्पेस है वो कंप्रेस होके इतनी दूर पर आ गया। लेकिन यहाँ पर टर्बोजेट में हम कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म्स लगाते हैं, जिसके बेसिस पर अगर कम स्पीड भी रही तब भी ये एयर को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देगा। और इस कंप्रेशन के बाद यहाँ पर वही फ्यूल बनेगा। फ्यूल बनने के बाद यहाँ पर इवन इसके प्रोपल्शन सिस्टम में भी हमने टर्बाइंस लगा दिए हैं, तो ये और एफिशिएंटली धक्का देगा आगे की तरफ। तो ये समझ लो एक एडवांस स्टेज है। यहाँ पर जो टर्बाइंस होते हैं इनके एक स्टेबल होते हैं, मतलब कि अल्टरनेट वाले जो होते हैं ये और ये मान लो स्टेबल होंगे। इनमें केवल सिंपल से इस सर्कल पर ऐसे ऐसे प्लेट्स लगे होंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये सब मोशन में होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे कुछ होगा। कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं, कुछ स्टेबल होते हैं। वो हवा को ना एक्चुअल में ऐसे ऐसे लहर की तरह बना देते हैं, और जब लहर की तरह हवा जाती है तो वो यहाँ पर आके और तेजी से कंप्रेस हो सकती है। तो इस तरीके से उनका कुछ अपना साइंस है, और इतने डिटेल में वापस से मैं बोल रहा हूँ, जाना नहीं होता है मैं। तो सिंपल सी अभी तक हमने क्या पढ़ा, रामजेट इंजन के बारे में पढ़ा। और इसमें अगर हम लोग इनलेट मैक 1 से ज़्यादा निकालते हैं तो यहाँ पर फ्यूल आता है, कंप्रेस होता है, और फिर यहाँ पर जो धक्का लगता है वो एग्जॉस्ट होते होते वापस से और तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, ये रामजेट इंजन, फ्यूल बर्नर, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतना आप बना सकते हो इन सब चीज़ों को। अब अगला आता है स्क्रैमजेट, रामजेट का बड़ा भाई स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट में एस और सी बढ़ गया है। एस और सी का मतलब है सुपरसोनिक कंबशन रामजेट, ठीक। तो सुपरसोनिक कंबशन रामजेट जो है, इसमें सिंपल सा अंतर ये आता है कि यहाँ पर जो कंबशन की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं वो सुपरसोनिक वेलोसिटी पर पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब कि इसको और स्पीड की जरूरत पड़ेगी तब जाके स्क्रैमजेट इंजन काम करेगा। यहाँ पर ये अगर स्ट्रक्चर की बेसिस पर बात करें तो ये उससे सिंपलर स्ट्रक्चर का है, लेकिन यहाँ की कॉम्प्लेक्सिटी जो एरोडायनामिक्स में ये सारी चीजें जो यूज होती है ना, वो थोड़ी खतरनाक हो जाती है, वो थोड़ी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यहाँ पर हम क्या करते थे, इस एयर को कंप्रेस करते थे, यहाँ पर वापस से थोड़ा सा एक्सपैंड होता था एयर, और वापस से ये प्रोपल्शन सिस्टम में चला जाता था। यहाँ पर कुछ नहीं, हम और ज्यादा स्पीड बनाएंगे। यहाँ पर इसको एक्सपैंड करने का मतलब ही यही था कि फ्यूल थोड़ा बढ़िया से बर्न हो, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा स्पीड, मान लो जैसे कि ये कैंडल जला रहे हो, ठीक है, अगर कैंडल को मैं लगातार यहाँ पर फूंक मारता रहूं और आपसे कहूं कि इस कैंडल को जला दो, आप जला पाओगे क्या? नहीं जला पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं तो इसको बुझाने में लगा हुआ हूं, फूंक फूंक के बुझा दूंगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा था शुरुआती दिनों में, कि अगर हम इसको इतना तेजी से प्रेशराइज्ड हवा लेके आएंगे तो यहाँ पर आग नहीं लगेगी भाई। क्यों नहीं लगेगी? उसका रीजन मैंने यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की। तो इसीलिए इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आग नहीं लग रही है तो जितना यहाँ पर तगड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ था इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दो।
तो फिर आग लग जाएगी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है यही कर देते हैं। मैंने फूंकना मतलब थोड़ा धीमा कर दिया, तब आपने एक बार आग लगा दी, मतलब माचिस से इस कैंडल को जला दिया, तब हो सकता है। तो इसी तरीके से समझ लो यहाँ पर इसको इग्नाइट करने के लिए यहाँ पर एक चैम्बर क्रिएट करते थे जिसके अंदर ये एयर वापस से एक्सपैंड होती थी और फिर नेक्स्ट स्टेज में और ज्यादा एक्सपैंड होती थी एक्सप्लोजन के साथ। स्क्रैम जेट में ये वाला सिस्टम हटा दिया और इसके लिए इन्होंने बोला कि भाई स्पीड जो है वो अगर हम और बढ़ा दें तब हम हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इन्होंने अपना मैकेनिज्म लगाया होगा। मैं बता ही रहा हूँ कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरोडायनामिक्स है। तो इस हिसाब से इन्होंने इसको भी जलाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, स्क्रैम जेट में हम लोग को सुपरसोनिक स्पीड अचीव करनी पड़ेगी इसके लिए, तब जाके हम यहाँ पर इसको यूज कर पाएंगे। तो दोनों में बस इतना ही अंतर है, बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पर जो फ्यूल वगैरह यूज होता है वो अभी भी हाइड्रोजन फ्यूल और यही सारी चीजें हैं जो कि हम यूज करते हैं। स्क्रैम जेट इंजन में क्या होता है कि वही सेम जितनी भी प्रॉब्लम रैम जेट में थी वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि जो भी स्पीड है, मतलब जो भी एक मान लो व्हीकल है हमारे पास, जो भी एयरक्राफ्ट है, उसको जीरो से सुपरसोनिक स्पीड तक नहीं ले जा सकते हम। उसके लिए शुरुआती दिनों में, मतलब शुरुआती टाइम पर ही कुछ एक वेलोसिटी चाहिए। और यहाँ पर वेलोसिटी जैसे वहां पर मैक 3 थी, यहाँ पर जो स्टार्टिंग वेलोसिटी, मतलब जो एक प्रॉपर एक वेलोसिटी होती है जहां पर ये सबसे एफिशिएंटली काम करेगा, वो 6 मैक तक हो सकता है। तो मैक 6 से ये बढ़िया तरीके से काम करना स्टार्ट करता है एफिशिएंटली। तो स्क्रैम जेट इंजन जो है वो और सुपरसोनिक वे में डिस्कस करेंगे हम इसको, मतलब डील करेंगे इसको। तो यहाँ पर भी वही सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन एडवांटेजेस कुछ इस हिसाब से हैं कि हमें यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोपेलेंट मैकेनिज्म्स जो हैं वो कंसिडरेबली रिड्यूस हुआ है, मतलब मैकेनिज्म तो ईजी हो गया है, उसका जो एरोडायनेमिक्स वाला फंडा है वो थोड़ा कठिन हो गया, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी ईजी हो गई, बनाना आसान हो गया इसको। इसरो ने क्या किया ना, एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल का एक बनाने में वो लगी हुई है, जिसके अंदर वो लोग एडवांस साउंडिंग रॉकेट में सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स लगाना चाहते हैं और साथ ही साथ उसको स्क्रैम जेट इंजन के साथ क्लब करना चाहते हैं। मतलब कुछ इस हिसाब से उनका एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो। आप बस इतना समझना कि एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल ATV क्या होती है, उसके अंदर दोनों चीजें होती है। स्क्रैम जेट इंजन को सुपरसोनिक स्पीड पर यूज करने की बात होती है और इसमें शुरुआती टाइम पर सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स लगाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो स्क्रैम जेट, रैम जेट, ये सब हो गया। फिर देखो हमारे पास आता है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट। क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट क्या कहता है कि सबसे पहले तो हम समझें ये जो वर्ड है क्रायोजेनिक, इसका क्या मतलब है। क्रायोजेनिक का मतलब देखो ये है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को बहुत ही कम टेम्परेचर पर ऑपरेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्रायोजेनिक वाला साइंस बुलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है, मतलब कि बहुत ही कम होता है। बहुत ही ज्यादा कम तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो गया, मतलब बहुत कम होता है। ठीक है, क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक का मतलब यही है। कहीं पर भी आप इसको समझा, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्रायोस्फीयर पढ़े थे। कहां पर, जहां पर पूरे ग्लेशियर्स बने हुए हैं, जहां पर हम लोग सॉलिड वाटर का अमाउंट देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्रायोस्फीयर है हमारे अर्थ पर। तो ग्लेशियर्स वाले पार्ट सारे क्रायोस्फीयर के पार्ट बनते हैं। उसी तरीके से आप समझो कि क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पर कुछ प्रोपेलेंट यूज करने की बात हो रही है। अब यहां पर जो लिक्विफाइड गैसेस का हम यूज करते हैं, और इन लिक्विफाइड गैसेस को बहुत ही कम टेम्परेचर पर, जैसे मान लो एक फ्यूल हो गया हमारे पास लिक्विड हाइड्रोजन, तो इस लिक्विड हाइड्रोजन को हम लोग कितना कम करेंगे, 0 के तापमान से 253 डिग्री सेल्सियस और कम करेंगे। ठीक है, मतलब -253 डिग्री सेल्सियस तक लगभग लेके आएंगे। साथ ही साथ यहां पर ऑक्सीडाइजर भी यूज करेंगे, लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करेंगे हम यहां पर, और उसका भी टेम्परेचर हम लोग -183 डिग्री सेल्सियस तक लगा देंगे। अब यहां पर देखो प्रॉब्लम ये आती है ना कि इनको एक तो स्टोर करना थोड़ा दिक्कत का काम है। जैसे कि मान लो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स हैं, इनको हम लोग मिलिट्री रॉकेट में नहीं यूज कर सकते। क्यों? मिलिट्री रॉकेट्स भाई हमेशा तैनात होनी चाहिए, तैयार, 5-6 महीने पहले से तैयार है। दुश्मन कभी भी हमला करे तुरंत इसको उड़ा दो, मतलब दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को उड़ा दो और अपने मिलिट्री वाले एयरक्राफ्ट्स को, मिलिट्री रॉकेट्स को भी उड़ा दो मतलब इनको उड़ा दो, ऊपर सिंपल ऐसे उड़ा दो और उनको ध्वस्त कर दो, वो वाला उड़ा दो। ठीक है, तो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स मिलिट्री पर्पज से यूज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये ना बहुत अनस्टेबल हो गए ना। अब इतना टेम्परेचर लगातार मेंटेन करके रखना इन मिलिट्री रॉकेट्स में तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए ये लोग नॉर्मली, हम लोग इसको अपने लॉन्च व्हीकल्स में यूज कर लेते हैं। एफिशिएंट बहुत होता है।
तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। हम देखते हैं कि इसकी एफिशिएंसी लगभग जो अभी तक हम लोग ये सब बाकी की चीजें सॉलिड प्रोपेलेंट, लिक्विड प्रोपेलेंट ये सब यूज कर रहे थे, उससे 30 से 40% ज्यादा एफिशिएंसी इन सब की होती है। तो इसीलिए एफिशिएंट तो बहुत है, और इंडिया जो है वो बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि अब क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट को हम लेके आ जाएं। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास होती तो हम कितना सही काम कर लेते, सस्ते में काम हो जाता। तो इस पे बहुत दिन से रिसर्च उनकी चली रही थी। यहां पर क्या हुआ कि जो भी लिक्विड हाइड्रोजन है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। बहुत कम मतलब कि यहां लिखा हुआ है 0.71 ग्राम पर मिलीलीटर। मतलब कि अगर मैं इसको लीटर में चेंज कर दूंगा और इसको किलोग्राम में चेंज कर दूंगा तो तब भी इतना ही आएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि ग्राम और मिलीलीटर, ठीक है। तो 0.071 किलोग्राम पर लीटर, इसको ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि इतना, बस 1 लीटर अगर भरोगे ना तो केवल 71 ग्राम होगा उसका, मतलब कि 71 ग्राम्स पर लीटर। 1 लीटर लिक्विड हाइड्रोजन का वेट 71 ग्राम है। 1 लीटर पानी का वेट देखोगे ना तो वो 900 ग्राम के लगभग होता है। अब आप समझो कि कितना ज्यादा हल्का है। अब जब इतना हल्का है तो इसको ढेर सारा ले जाने के लिए हम लोग को स्पेस भी तो बहुत सारा चाहिए ना। तो इसीलिए अगर हम लोग मान लो, हम लोग ये बोलते हैं कि अब हमें 5-6 किलो ऐसे फ्यूल की जरूरत है। अब 5-6 किलो गैस मतलब क्या है, 1 लीटर का जो वॉल्यूम है उसमें केवल 71 ग्राम आ रहा है। तो पता नहीं कितने ऐसे लीटर वाले चैम्बर्स हमें बनाने पड़ेंगे, तब जाके हम इन लिक्विड हाइड्रोजन को यूज कर पाएंगे। और वो भी उसको ठंडा रखो -253 डिग्री सेल्सियस तक। तो इतनी फजीहत क्यों कर रहे हैं हम लोग? भाई ये वर्थ है। क्यों? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा है। तो इस तरीके से इंडिया शुरुआती दिनों में तो लोगों से मांग रहा था कि भाई क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में दे दो, लेकिन किसी ने दिया नहीं। फिर उन्होंने कोई बात नहीं, हम अपने से बना लेंगे। तो इन्होंने खुद बनाया भी। क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स जो होते हैं वो आप देखोगे कि एक स्पेशल इंसुलेटेड कंटेनर में वो लोग रखे जाते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी सी आती है कि भाई इसका टेम्परेचर हमेशा मेंटेन कर नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग यूजुअली तुरंत के तुरंत यूज करने वाली चीजों में लगाते हैं, जैसे कि लॉन्च व्हीकल्स में लगा लिया। तो इन सब जगहों पर हम लोग इसको इजीली लगा सकते हैं। अब इसमें भी वही सेम सिस्टम, बस क्रायोजेनिक होने का कोई मतलब नहीं है। देखो इसमें भी सेम वही सिस्टम जो लिक्विड प्रोपेलेंट में हम यूज कर रहे थे ना, समझ लो वैसा ही कुछ चीज यहां पर भी डिस्कस होता है। एक फ्यूल का चैम्बर होगा, एक दूसरी चीज ऑक्सीडाइजर का चैम्बर होगा। दोनों के दोनों बस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर डिस्कस होंगे। बस इसके लिए इसकी एफिशिएंसी काफी तक बढ़ जाती है। जब फ्यूल एक्सपैंड होता है, जब वो जलता है, तो वो एग्जॉस्ट, जो हॉट एग्जॉस्ट निकालता है ना बाहर, वो बहुत तेजी से थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इसका थ्रस्ट भी बहुत तगड़ा होता है। तो इन सब चीजों के लिए क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट भी यूज किए जाते हैं। क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं? क्रायोजेनिक्स का मतलब है कि एक ऐसा साइंस जहां पर हम लोग किसी भी प्रोडक्शन और इफेक्ट को बहुत ही कम टेम्परेचर पर देख रहे हैं। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का ये मतलब है कि भाई वो क्रायोजेनिक फ्यूल्स पर चल रहे होंगे। नासा ने सक्सेसफुली जब मून वाले चीजों के लिए जब रिसर्च स्टार्ट किया था तो उसके लिए इसने क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण किया था। उसके बाद यहाँ पर यूजुअली हाइड्रोजन ही हम लोग यूज करते हैं, और आज के टाइम पर भी हम लोग अपने PSLV रॉकेट्स वगैरह में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सक्सेसफुली यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर हाइड्रोजन थोड़ा लिक्विड फॉर्म में, ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में, और इस तरीके से ये क्रायोजेनिक इंजन वर्क करता है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटीज में यहाँ पर नहीं जाना है। यहाँ पर सिंपल सी बात ये है, देखो ये है हमारा फ्यूल टैंक, ठीक। उसके बाद ये हमारा ऑक्सीडाइजर, ये हमारे दोनों पंप लगा दिए, यहाँ पर इग्नाइटर है, और ये है हमारा कंबशन चैम्बर। सिंपल सा, जैसे कि लिक्विड प्रोपेलेंट हम लोग यूज करते थे, बस समझ लो उसी को बहुत कम टेम्परेचर पर हमने यूज कर लिया, एफिशिएंसी बढ़ गई उसकी वजह से। बस इतना सही अंतर है। क्रायोजेनिक इंजन में प्रॉब्लम क्या है कि आप देखो कि लो टेम्परेचर मेंटेन करने से क्या होता है कि बाकी के जो दूसरे पार्ट्स हैं उस पर भी उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और आप देखोगे कि बहुत देर तक इसको मेंटेन करना भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रखता है। तो इसीलिए यूजुअली हम लोग PSLVs में थोड़ा कम यूज करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्रायोजेनिक इंजन हम यूज करते हैं ना, वो हमारे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में हम इसको यूज करते हैं, और ये इसके बिल्कुल अपर स्टेज में। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ही कि लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं। एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं ना कि इनके अलग अलग स्टेज बना देते हैं, कि सबसे पहले जो है हम कुछ स्टेजेस डिवाइड करते हैं। यहाँ वाला जो है इतने दूर, जो 4th स्टेज होगा, यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन रख देंगे। इसके यहाँ तक हम लोग मान लो लिक्विड प्रोपेलेंट रख देंगे, यहाँ पर समझ लो कोई और टेक्नोलॉजी रख देंगे, और इसके बाद हम लोग कुछ स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगा देंगे। इसमें स्ट्रैप ऑन मोटर सॉलिड फ्यूल वाले होंगे, लिक्विड फ्यूल वाले होंगे, इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करेंगे, और फिर
ये जब एक बार खत्म हो जाएंगे तो इनको टूट के नीचे फेंक दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जब ये एक बार खत्म हो गए भाई तो इतना भारी इसको ऊपर तक ढोने की क्या जरूरत है, ये टूट टूट के नीचे गिरते रहते हैं। ये और ऊपर बढ़ा, ये वाला भी एक पोर्शन था, इसने भी जला लिया अपने आप को, मतलब जला लिया मतलब कि थ्रस्ट प्रोवाइड कर दिया, ये भी टूट के नीचे गिर गया। फिर ये वाला स्टेज यूज हुआ है, ये वाला भी टूट के नीचे गिर गया, ये वाला भी यूज किया और ये वाला भी टूट के नीचे गिर गया। फिर यहाँ पर जो एक चीज बचा था, तब तक जब तक ये टूट के नीचे गिरेगा ना, तो यहाँ पर भी कुछ एक पोर्शन समझ लो, इतने दूर में तो वो 36,000 किलोमीटर तक पहुंच गया होगा। ठीक है, 36,000 किलोमीटर जब ये पहुंच गया तो यहाँ पर ये खुल जाएगा डब्बा, इसके अंदर से सैटेलाइट निकलेगा बाहर, और फिर सैटेलाइट में भी थोड़ा बहुत हम लोग फ्यूल डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर ऑर्बिट में सेट करने में वो हेल्पफुल हो जाए। एक बार वहां पर जाके छोड़ दिया हमने तो फिर वो चक्कर काटता रहेगा काटता रहेगा काटता रहेगा, वो ऐसे ही करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा सैटेलाइट का, हम नेक्स्ट लेक्चर में वीडियोस भी देख लेंगे कैसे सैटेलाइट को हम लोग प्लेस करते हैं, उसकी कोई इशू नहीं है। फिलहाल जो इसरो डेवलप कर रहा था इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोपेलेंट, वो क्या था? देखो, अभी तक साइंटिस्ट जो हैं इसरो के, वो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के अंदर में एक नया प्रोपेलेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। एक्चुअल में हो क्या रहा है ना कि अभी तक हम लोग यूज करते हैं हाइड्राइड्स, यहाँ पर हाइड्रोजन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ना वो आप समझो कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूटिंग है और बहुत सारे नुकसान है उसके। लेकिन चूंकि अभी पिछले 5-6 दशकों से हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन ही नहीं था, तो इसलिए हम लोग उसको यूज किए जा रहे थे, क्योंकि और कोई अल्टरनेट है ही नहीं। लेकिन अब इसरो ने हाइड्रोक्सिल एमोनियम नाइट्रेट HAN का यूज करना स्टार्ट किया है पावर सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट के अंदर में। तो जितने भी फ्यूचर मिशंस होंगे हमारे, वो हाइड्रोजन फ्यूल पर नहीं होंगे बल्कि HAN फ्यूल पर होंगे, ऐसा इसरो के साइंटिस्ट का कहना है। अब यहाँ पर जो HAN की बात करते हैं, या फिर यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम लोग एक मोनो प्रोपेलेंट फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोपेलेंट है, इसको हम लोग मोनो प्रोपेलेंट बोल सकते हैं। मोनो प्रोपेलेंट फॉर्मुलेशन के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, एक तो हाइड्रोक्सिल एमोनियम नाइट्रेट को यूज करेंगे, इसके अलावा एमोनियम नाइट्रेट होगा ही, कुछ मिथेनॉल होगा, वाटर होगा, इन सब का मिक्सचर हम यूज करेंगे फ्यूल के जैसे। ठीक है, इसमें जैसे मिथेनॉल है, मिथेनॉल का क्या काम होगा कि वो जब भी कंबशन होगा तो उसकी वजह से जो भी मान लो टर्बुलेंस आता है, जैसे कि हम लोग एयरप्लेन पे चलते हैं तो एरोप्लेन पूरा हिलने लगता है, इस तरीके से जब रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इन प्रोपल्शन सिस्टम से मान लो कभी टेढ़े मेढ़े हो गए ये, या फिर कुछ दूसरे जगह पर बिल्कुल एफिशिएंटली ये लोग थ्रस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो उन सबको जरा मेंटेन करता है मिथेनॉल। मिथेनॉल के होने से इंस्टेबिलिटी नहीं आती इन सब में। और साथ ही साथ आप देखोगे कि HAN को अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम लोग कंट्रोल बर्निंग इसका देख सकते हैं, मतलब आराम से जितना हमें जलाना है केवल उतना ही, और फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम पर इन प्रोपेलेंट्स को हम यूज करते हैं तो एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो मोनो प्रोपेलेंट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी सेपरेटली ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोनो प्रोपेलेंट में ये जो वाटर है, मीथेनॉल है, इन्हीं सब जगहों से आप देखोगे कि ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स हैं वो ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का फायदा उठा सकता है इसरो। और साथ ही साथ ये जो हाइड्रोक्सिल एमोनियम नाइट्रेट है जो बेसिक यहाँ पर फ्यूल की तरह यूज हो रहा है, इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है इन्वायरमेंट पर, तो इसीलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोपेलेंट बनाने की बात हो रही है। बहुत बार टेस्टिंग भी इसकी हो चुकी है कंपैटिबिलिटी के लिए, और 6 महीने के पीरियड में इन्होंने काफ़ी टेस्टिंग वगैरह किया, और इसके वजह से आप देखोगे कि लगभग तैयार ही है। और अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन अपने आप में कार्सिनोजेनिक होता है। इसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो कैंसर कॉजिंग होते हैं, बहुत ही टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए। और जो भी हमारा ये मोनो प्रोपेलेंट होगा ना, ये अपने हिसाब से रीयूजेबल होगा, रिकवरेबल होगा, रीस्टार्टेबल होगा, रिलायबल स्पेस होगा। तो काफ़ी फायदे हैं इन सब चीज़ों की, तो इसीलिए इसरो इस पे काम कर रही है। ठीक है, तो यही सब बातें हमें करनी थी लिक्विड फ्यूल और प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर में। और यहाँ पर उसका एक समरी दिया हुआ है कि इसरो कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोपेलेंट को लॉन्च कर रहा है। यहाँ पर HAN की परफॉर्मेंस दी हुई है कि इसकी डेंसिटी जो है वो 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की हो सकती है, और हाइड्रोजन प्रोपेलेंट से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और जब भी कंबशन इसका होगा, जलेगा, तो कोई भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में नहीं आएंगे। ठीक है, तो बस इतनी ही बात थी आज के लेक्चर में। बस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिलहाल। बहुत ही पुराने क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर्स में। 1995 का ये क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन्स कैसे अपनी एप्लीकेशन फाइंड करते हैं, कहाँ पर इनको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, रॉकेट टेक्नोलॉजी में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन को, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन्स को रॉकेट टेक्नोलॉजी में यूज़ करेंगे, और कहाँ यूज़ करेंगे। इससे सस्ता और इससे ईजी क्वेश्चन
मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी ने आज तक कभी भी पूछा होगा। हंसी आती है देख के, क्या किया जाए। ठीक है, तो ये क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करता है, ये कुछ एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, कुछ खास नहीं है। फिर है 1999 का एक क्वेश्चन की लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक्स फाइंड एप्लीकेशन इन, वापस यही पूछा गया है। यहाँ पर देखोगे आप 3 ऑप्शंस में आपको स्पेस ट्रैवल दिख जाएगा, 3 ऑप्शंस में आपको सर्जरी, नहीं सर्जरी 2 ही में है, और आपको एक मैग्नेटिक लेविटेशन 3 ऑप्शंस में मिल जाएगा, और ऐसे ही 3 ऑप्शंस में टेलीमेट्री मिल जाएगा, सर्जरी भी 3 ऑप्शंस में है। मतलब कि 4 चीज़ों को इन्होंने इस हिसाब से अरेंज किया है कि 3-3 ऑप्शन सब में हैं और एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब कि इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया, मतलब एक चीज़ को भी अगर हम एलिमिनेट कर सकते हैं तो हम बता देंगे कि हाँ भाई पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर देखो टेलीमेट्री की जो बात हो रही है ना, टेलीमेट्री ही इसका एक ऐसा फॉर्म है जो कि हम लोग क्रायोजेनिक्स में यूज नहीं कर सकते, वरना सर्जरी में भी यूज करते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन में भी यूज करते हैं, स्पेस ट्रैवल में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे पर्पज हैं। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन पूछा था वो स्पेसिफिकली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन ही पूछा था, तो वो रॉकेट टेक्नोलॉजी में बनेगा नहीं। तो ऐसे तो आप देखोगे कि सुपर कंडक्टिविटी में भी वो थोड़ा बहुत यूज हो सकता है, लेकिन रॉकेट इंजन का सुपर कंडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है ना, इसलिए ये सबसे सस्ता क्वेश्चन है भाई। इससे सस्ता क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा होगा आज तक, पूरा भरोसा है मुझे इस बात का। 2008 का एक क्वेश्चन है कि इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड अ रॉकेट जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया गया था 2007 में, और वेयर इज द टेस्ट स्टैंड यूज्ड फॉर द पर्पस लोकेटेड, कहां पर इसको टेस्ट किया गया था। सबसे पहले 2007 में क्रायोजेनिक इंजन की टेस्टिंग हुई थी, और ये हुई थी महेंद्रगिरी में। एक्चुअल में इसकी कहानी यहाँ पर दी हुई है कि इंडोजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज, मतलब कि सॉरी इंडोजीनियस कह रहा हूँ, इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज, अपने आप से बनाया हुआ ये क्रायोजेनिक स्टेज था। 8 मिनट तक इसको यूज किया गया था, इंडिजिनियसली डेवलप्ड ये क्रायोजेनिक स्टेज था, और इसको हम लोगों ने जीएसएलवी में पहली बार यूज किया था 2007, 4 अगस्त 2007 में 8 मिनट के लिए तमिलनाडु के महेंद्रगिरी वाले जगह पर। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, मतलब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही कुछ क्वेश्चंस थे ये। तो फिलहाल अगर इस फंडे से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से, या फिर सॉलिड लिक्विड प्रोपेलेंट, रामजेट इंजन, स्क्रैमजेट इंजन, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे। तो फिर आज के लेक्चर में बस यहीं पर एंड करते हैं, इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे लॉन्च व्हीकल को, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने लिए। ठीक है, इससे क्वेश्चंस भी अच्छे खासे बनते हैं।